प्यारे विद्यार्थियों, मैं बीपी से मिशन कैरियर पर सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज राज्य व्यवस्था और इतिहास पर आधारित क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में या एकेडमिक परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए और भारत और विश्व के सभी नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं जो हमारे देश में चल रही हैं और जिनका कहाँ से जन्म हुआ और उन विचारधाराओं का हमारे समाज पर, राजनीति पर, आर्थिक पर और धार्मिक सोच का क्या परिणाम हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही उपयोगी, प्रत्येक नागरिक को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते होंगे कि पहले कई व्यवस्थाएं रही हैं हमारे समाज में और समाज के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को चेंज करती है। समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि पहले कुलीनवाद, उसके बाद सामंतवाद, उसके बाद समाजवाद, उसके पहले यानी कि पूंजीवाद और फिर समाजवाद। पूंजीवाद के बाद समाजवाद का जन्म और समाजवाद के बाद साम्यवाद का जन्म होना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मैंने जो लिया है तो ये समाजवाद और साम्यवाद, मार्क्सवाद और पूंजीवाद के बारे में बताइए। तो विद्यार्थियों, सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आता है और इस कुलीनवाद पहले नंबर पर, सेकंड सामंतवाद, तीसरे पर पूंजीवाद, चौथे पर समाजवाद, फिर मार्क्सवाद और उसके बाद साम्यवाद। ये जो सभी जो वाद जो पैदा हुए हैं वो दार्शनिक लोगों की विचारधारा, उनकी थॉट के आधार पर, इट मीन्स जो यूरोप में हालात बने, मजदूर और कृषक वर्ग की हालत जो खराब हुई औद्योगिकरण के कारण या राज सत्ताओं के कारण या निरंकुश और स्वेच्छाकारी जो शासन थे या जिन जो विलासी प्रवृत्ति के या विलासिता में विश्वास करते थे और अपने ऐशो आराम के में विलीन रहते थे, जिन्होंने कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग और मध्य वर्ग पर ध्यान नहीं दिया। तो उसी विचारधारा में कुछ दार्शनिक ने उनकी जो हीन दशा को देखकर जो अपने विचार रखे, जो थॉट रखे, उन्होंने ही यूरोप में एक क्रांति को जन्म दिया। इससे पहले कई क्रांति हो चुकी,
जैसे कि अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति जो औद्योगिकरण के खिलाफ पैदा हुई, फिर फ्रांसीसी क्रांति जो कि वहां के राजतंत्र की निरंकुश और स्वेच्छाकारी शासन के कारण पैदा हुई। इसके बाद जो है मार्क्सवाद ने जो इंग्लैंड के मजदूरों की हीन दशा को देखकर एक विचार और उस पर कई किताबें लिखी जो लोगों को पढ़ी और एक विचारधारा का जन्म हुआ। तो मार्क्सवाद और उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा से और पूंजीवादी दोनों के मिश्रण से एक विचारधारा आई जो कि हम इसे साम्यवाद कहते हैं। और इसके जनक के रूप में यहाँ पर लेनिन का नाम आता है और इसके बाद स्टालिन का नाम आता है। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो जानना प्रत्येक छात्र के लिए बहुत ही आवश्यक है और ऐसी व्यवस्थाओं की जानकारी होना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए भी बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, पहले मैंने जो लिखा है ये कैपिटलिज्म लिखा है, यानी कि इट मीन्स पूंजीवाद। यहाँ पर जो पूंजीवाद है का मतलब है जहां पर कुछ लोगों के पास निजी संपत्ति, इट मीन्स प्राइवेट, जो संपत्ति का एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाता है और समाज में असमानता बढ़ जाती है। और जो पूंजीपति वर्ग है उत्पादन के जो साधन है और जो मुक्त व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार प्राप्त कर लेता है और जिसमें उनकी जो फैक्ट्रियां हैं जो या भूमि या लैंड है और जिसमें जो काम करने वाला जो वर्कर है उसको कम मजदूरी मिलती है और सारे मुनाफे को, यानी कि एक पूंजीपति वर्ग अपने पैसा से अपने साम्राज्य को खड़ा कर देता है। तो ऐसे वर्ग जो जिसे हम धनिक वर्ग या पूंजीपति वर्ग के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने जो लिखा है तो पूरा जो स्वामित्व है पूंजी पर और जो संस्था है, जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, जो औद्योगिक है, जो इंडस्ट्रियां हैं, सभी पर यानी कि किसका कब्जा होता है, यानी कि मालिक का, इट मीन्स ऑनर का। और सारी संपत्ति किसके पास केंद्रित हो जाती है, यानी कि मालिक के पास, निजी हाथों में। जब कोई निजी हाथों में कोई संपत्ति एकत्र हो जाती है तो वहां पर दो वर्ग पैदा हो जाते हैं। दो वर्ग यानी कि एक उद्योगपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। तो यहाँ पर जो दो वर्ग पैदा हुए, मजदूर और 17वीं शताब्दी में, और उसके बाद कुछ पढ़ा लिखा वर्ग यानी कि जो सरकारी सेवा में या कहीं क्लर्क और जो इंजीनियर लोग थे, एक मध्यम क्लास पैदा हुई। तो यहाँ पर ये जो वर्ग है ये उच्च वर्ग है और जिसे हम, ठीक है, जो कम मात्रा में है, और ये जो वर्ग है ये एक अधिक मात्रा में, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो ये वर्ग निर्भर किस पे करता है, अपनी रोजी रोटी के लिए उद्योगपति पर, और ये इनका, ठीक है, काम के हिसाब से जब सैलरी नहीं मिल पाती है या मजदूरों का वहां पर शोषण होता है, काम अधिक कर रहे हैं और मजदूरी कम मिल रही है, और उद्योगपति अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए इनका शोषण कर लेता। तो यहाँ पर जो उद्योगपति वर्ग का
पूरी पूंजी पर एकाधिकार होता है। जैसे भूमि, उद्योग, उत्पादन और मार्केट पर जब कब्जा कर लेता है तो समाज का हित वहां छोड़ देता है। और इस पूंजीवादी व्यवस्था में खुली प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि आप कितना ही माल बनाइए, कितना ही बात बताइए, यानी कि डिमांड के आधार पर। यहाँ पर जो है मांग के आधार पर नहीं है, यानी कि वो जिसकी मांग ज्यादा है उसके आधार पर कोई भी फैक्ट्री अपनी यानी कि माल का प्रोडक्शन करती है, उत्पादन होती है, और वहां पर जब ट्रेड हो जाता है और इस पर पूंजी पर किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता और सरकार वहां पर नामात्र की होती है या वहां पर राजतंत्र होता है ज्यादातर वहां पर। तो वहां पर राजा भी जब ध्यान नहीं देता या वहां की जो सरकार है या शासक भी ध्यान न देता तो वहां पर क्या होगा, असमानता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा। समाज में असमानता बढ़ जाती है तो ऐसे पूंजीवाद में और मजदूर वर्ग का शोषण होता है। मालिक जो भी उत्पादन करता है वो मुनाफे के लिए करता है और इसका पूरा कंट्रोल रहता है। सरकार की हिस्सेदारी बहुत कम होती है और इस के लिए जो पूंजीवादी है के लिए पहले जो अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है जॉन स्मिथ, इन्होंने एक किताब लिखी है, ये भी जो है पूंजीवादी की प्रवृत्ति पर आधारित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे भारत में भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी है इकोनॉमी पर, तो वो एक राजनीतिक पुस्तक है ना कि ठीक है, यानी कि इकोनॉमी नहीं है। यानी आगे जो दादा भाई नौरोजी ने हमारे भारत में ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की जो शोषणात्मक नीति थी, जो यानी कि यहाँ से और जो लंदन की जो टेम्स नदी है तो वहां तक ये पूरा जो हमारा शोषण होकर यानी कि धन वहां पर इंग्लैंड पहुंचता था। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर उनके धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया कि किस तरह से अंग्रेज लोग हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत का शोषण करके, और वहां पर क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, उनको एक बाजार की मार्केट की जरूरत थी और वो भारत था और भारत से कच्चा माल लेके जाते थे और वहां पर ठीक है एक मार्केट वहां से उत्पादन होकर के इंग्लैंड से और भारत में बिकता था। यहाँ से सस्ते में कच्चा माल खरीदते और फैक्ट्री में उत्पादन करके और भारत में सप्लाई करते थे, तो उनको डबल मुनाफा होता था। तो इस तरह से हमारे जो इसमें पूंजीवादी व्यवस्थाएं रही, और ये जो पूंजीवादी जो सिस्टम है ये अमेरिका में और फ्रांस, जापान, ठीक है, अमेरिका पहले नंबर, जापान दूसरा है और तीसरे नंबर पर जो आता है वो फ्रांस आता है, फिर इंग्लैंड है और फिर इसमें कई अन्य देश आते हैं जो अब प्रेजेंट में विकसित देश हैं। तो वहां पर जो विकसित देश है पहले वो पूंजीवादी सिस्टम से गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जो मैंने दिया है समाजवाद, यानी कि सोशलिज्म। सोशलिज्म में उत्पादन के साधन में जो कहता है समाजवादी, जहां पर सरकार है या समाजवादी विचारधारा को मानते हैं और जिन्होंने समाजवाद को
यानी कि जो मिक्स इकोनॉमी के आधार पर अपनी नीतियां यानी कि मीन्स पॉलिसियां बनाई हैं, जैसे हमारी इंडिया में भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्पादन के साधनों में सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा होती है और यहाँ पर समाजवाद में, ठीक है, संस्थाओं का कम होता है। जो निजी संस्था है उनका हिस्सा कम होता है। उत्पादन के साधन पर यानी कि सरकार अपने मुनाफे के लिए नहीं, यानी कि समाज के लिए, जनता के लिए करते हैं। तो यानी कि ऐसी सरकार जहां पर, ठीक है, प्रोडक्शन में, उत्पादन में और सरकार का हिस्सेदारी ज्यादा हो और जो समाज यानी कि जनता के लिए उत्पादन करती है न कि लाभ के लिए, तो ऐसे में वहां पर हम समाजवादी यानी कि व्यवस्था कहते हैं। सरकारें यानी कि जनता के लिए, पब्लिक के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए का मतलब है यानी कि सभी लोगों के लिए, चाहे वो कोई जाति हो, धर्म हो या, ठीक है, महिलाएं हो, यानी कि सभी के लिए यानी कि समान अवसर दिए जाए। यहाँ पर ये समाजवाद कहता है और जिसमें जनता की भलाई हो ऐसी ही नीतियां बनाई जाएंगी और राज्य को उपयोगी माना जाता है, यानी कि राज्य की इसमें उपयोगिता ज्यादा होगी और सरकार जनता को ध्यान में रख करके अपनी पॉलिसियां निर्माण करती है और ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जहां पर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके और जितना काम के अनुसार लोगों को वेतन मिल सके, यानी कि उनका शोषण नहीं हो। और जहां पर शोषण हो रहा है तो वहां पर जो है सरकार ऐसा कोई कानून लाए जिससे कि वहां पर शोषण है और का वो कम हो, उन पर प्रतिबंध लगा सके, ऐसे कानून पास कर सके। एट बेस जैसे बंधुआ मजदूरी का पहले सिस्टम हमारे इंडिया में था, तो अब वो खत्म हुआ और जो जहां पर छोटे जो कारखानों में बच्चे काम करते हैं और जो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनको काम पे लगा दिया जाता है, तो उन पर निषेध करना। और इसमें समाज में जो असमानता जो पैदा हो गई यानी कि मजदूर और उद्योगपति वर्ग में, तो यहाँ पर इसमें तीसरे वर्ग को भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि उद्योगपति, मजदूर और सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो ज्यादा जो ध्यान रखा जाएगा वो जनता यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक यानी कि बल देना हो। इसका मतलब सरकार शासन का नियंत्रण होता है। अगर कहीं कोई महंगाई बढ़ जाती है या कोई माल को एकत्र कर लेगा तो वहां पे क्या है कि उस पर सरकार जमाखोरी पर, पूंजी पर और जो भ्रष्टाचार है उस पर यानी कि रोक का काम करे। धन का जो स्वामित्व है और वितरण है उसका सरकार सभी वर्गों तक और सभी जो राज्य है, स्टेट है, उन तक या गांव तक उनको डिस्ट्रीब्यूट करे। यानी कि जो पहले जो केंद्रीकरण था यानी कि पॉलिटिकल केंद्रीकरण, इकोनॉमिक केंद्रीकरण, और तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना है यानी कि विकेंद्रीकरण करना है, यानी कि सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि समाज के हर तबके, हर वर्ग और हर क्षेत्र में पहुंचा जा सके। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर धन संपत्ति वितरण का नियम, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, सभी को न्याय मिल सके। जुडिशरी में जिनके पास पैसे नहीं है, जो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल है, तो वहां पर इनका राज्य कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे सभी को न्याय मिल सके और जो कमजोर वर्ग हैं जिनके पास पैसे के कारण न्याय नहीं मिल पाता है तो उनको भी न्याय मिले, तो उनको फ्री एड दी जाए। ऐसा हमारे संविधान में भी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
और काम सबको मिले और सैलरी प्रोवाइड की जाए, ऐसा यानी कि राज्य व्यवस्था करे। आगे जो संसाधन है हमारे देश में तो या कहीं भी है, उनका उचित प्रयोग होना चाहिए, ना कि किसी पूरा जो पूंजीपति वर्ग है उसी के पास, और अगर वहां से भी कोई चीज जो सेंट्रलाइजेशन ना हो करके, यानी कि संसाधनों का सभी को फायदा मिलना चाहिए, यानी कि पूरी पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाए, लाभ के लिए नहीं समाज के लिए। और वहां पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, महंगाई भ्रष्टाचार और उनको रोकने का। तो समान तो यहाँ पे वेतन संपत्ति का केंद्रीकरण को रोकना है। तो प्यारे बच्चों, ये समाजवादी जो व्यवस्था जो अपना रहे हैं वहां के लिए ये यानी कि समाजवादी सिस्टम है। अब ये जो समाजवादी जो सिस्टम है इसका जो जन्म है और जो इसको लिया गया है, जो देशों ने अपनाया है, वो क्यों अपनाया और इसका रीजन क्या है। तो ये जो सिस्टम जो चला आ रहा था इसमें शोषणात्मक जो था वो शोषण से बचाने के लिए और ये सिस्टम लाया है। अब आगे चलते हैं। इसमें जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और इससे पहले जो है 1788 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। तो इसके बारे में हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी तो वहां पर एक बहुत यानी कि झुग्गी झोंपड़ियां इस तरह से या एक ही जगह एक सामूहिक रूप से वर्कर रहते थे जिन्हें हम मलिन बस्तियां कहते हैं। और वहां पर हेल्थ सिस्टम और जो वर्कर था फैसिलिटी नहीं थी, बीमारियां बहुत ज्यादा थी, लोगों को खाने के लिए भी पैसा नहीं था, मजदूरी में उतनी सैलरी नहीं मिलती थी, और जो वहां का जो इंग्लैंड का पूंजीपति वर्ग था वो बहुत यानी कि धनी पैसे पर पैसे कमाते गए। अब यहाँ पर चलते हैं आगे। इसी क्रांति के कारण जो है समाजवाद के बाद कई यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद, फैबियनवाद, शहरी समाजवाद और कई श्रमिक यानी कि वाद पैदा हुए। और ये जो विचारधारा है जो यूरोप में जो चलते हैं, जो यूरोप के जो दार्शनिक जो थे जैसे कि रूसो है, टॉल्स्टॉय है, ठीक है, और भी कई जो वतास्की हैं और हीगल है और जो कई हैं जैसे ट्रॉट्स्की है और भी कई मतलब हो रहे हैं, तो जिन्होंने इस विचारधारा को यानी कि जन्म दिया। और जो मार्क्सवादी जो विचारधारा है इसके लिए मार्क्सवाद यानी कार्ल मार्क्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया। जो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स है वो जर्मनी थे और यहाँ पर जो जर्मन में यहाँ पर मैंने लिखा है और ये कार्ल मार्क्स इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे इनके एक मित्र थे एंगल्स जो थे वो एक काल्पनिक समाजवाद की बात करते हैं कि एक ऐसा समाजवाद होना चाहिए। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और यानी जो कार्ल मार्क्स ने उसी की जो विचारधारा है काल्पनिक जो समाजवाद है उसको विचारधारा को बदला। तो इस सोच को बदलने के लिए, क्योंकि जो मार्क्सवाद थे, जो कार्ल मार्क्स ने एक हिस्टोरियन आदमी थे, एक ऐतिहासिक आदमी थे, तो इस तरह के लोग यानी कि समाज में, ठीक है, समय समय पर काल परिस्थिति के अनुसार आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जन्म जर्मन में हुआ था और ये जर्मन से फ्रांस गए और फ्रांस में वहां पर भी ये देखा कि ये जो क्रांति जो हुई है इनका और वहां के जो लोगों की दशा क्या है जो वर्ग में, तो इसमें हम विस्तार से आगे बताएंगे। फिर वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में
यानी कि वहां पर मजदूरों की जो वर्कर है उनकी दशा को देखा और दशा को देख करके उनकी हीन दशा को तो वहां पर उन्होंने अपने विचार यानी कि जो रखे एक समाजवादी यानी कि जो सभी लोगों का भला हो सके ऐसा विचार। तो यहाँ पर जो अब इन्होंने जो ये जो पूंजीवादी जो व्यवस्था जो यहाँ पर सिस्टम चल रहा था जो शोषणात्मक हो रहा था उस वर्ग को खत्म करने की बात करते हैं कि ये जो वर्ग है जो जिसका जो पूंजी पर कब्जा है और वो सारे जो पूंजी को एकत्रित किए हुए हैं और जिससे कि जो मजदूर वर्ग है उनको यानी कि रोटी और कपड़े और स्वास्थ्य कोई सुविधा नहीं है उनको कौन करेगा। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को विचार के रूप में कार्ल मार्क्स का ध्यान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है जो पूंजीवादी सिस्टम है इसको कैसे खत्म किया जाए। तो यहाँ पर एक है इन्होंने दो क्लास में माना समाज को जो मजदूर और धनी वर्ग। तो यहाँ पर जो ये मजदूर और एक जो धनी वर्ग है तो इनके बीच में यानी कि बहुत गैप था यानी कि असमानता थी। असमानता इतनी बढ़ गई कि यानी कि ये लोग अपने विलासी जीवन और अपनी ठीक है ऐशो आराम जिंदगी के लिए जीते रहे और ये मजदूर हमेशा तड़पता रहा ठीक है हेल्थ के लिए स्वास्थ्य के लिए रोटी के लिए कपड़े के लिए और रहने और खाने पीने के लिए तरस रहा। तो यहाँ पर ये जो तो इन्होंने कहा कि ये जो वर्ग है जो मजदूर वर्ग है ये बहुत संख्या में और ये जो धनी वर्ग है ये कम संख्या में। तो इसको जो धनी वर्ग है को इसको ये वर्ग अधिक संख्या में और ये मेहनती भी है और ज्यादा यानी कि ताकतवर वैसे शारीरिक ताकतवर भी है तो ये वर्ग इस वर्ग को खत्म कर सकता है। तो इन्होंने इसी वर्ग के लिए जो मजदूर वर्ग के लिए कि इनकी संघर्ष की बात करते हैं कि इनको जो खत्म करना है जिनके पास पूंजी का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और केंद्रीकरण जो असमानता बढ़ रही है इस असमानता को खत्म करना और खत्म करने के लिए एक संघर्ष की जरूरत है। संघर्ष होगा यानी कि इनका खात्मा होगा तो अभी हम एक कोई नई व्यवस्था आएगी और यह होगा संघर्ष क्रांति से धनी की वर्ग की समाप्ति होगी। यानी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाएगा एक ऐसा समाज लाया जाए जहाँ पर नो मनी यानी कि धन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि धन की हर एक को आवश्यकता होती है लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं। तो यहाँ पर और जो सिस्टम इन्होंने बताया उस सिस्टम को और लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर नो प्राइवेट वर्कर यानी कि कोई प्राइवेट वर्कर्स है वो नहीं यानी कि निजी नहीं होने चाहिए यानी कि ऐसे वर्ग भी होना चाहिए जिनको सरकार भी यानी कि अपनी जो प्रोटेक्शन कर रही है जो कंपनी कर रही है यानी कि ऐसी संस्थाएं जो सरकार समाज के लिए भला करे उनको भी वहां पर कोई जॉब उपलब्ध हो यानी रोजगार का साधन उपलब्ध हो। इन्होंने अपनी किताब लिखी है सब कुछ जनता का है यानी कि जो संपत्ति है वो किसकी है जनता की है और जनता का यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इन्होंने इनकी जो किताब का नाम है दास कैपिटल और यहाँ पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो इन्होंने लिखा है जो इनकी दो बहुत चर्चित किताब है जिनके बारे में विस्तार से इन्होंने व्याख्या की है और इन किताबों में इन्होंने एक जनतांत्रिक व्यवस्था की बात की है कि यानी जनतंत्र यानी कि सभी लोगों का सभी वर्गों का विकास हो सके एक ऐसी व्यवस्था कायम करना और इस विचारधारा का पूरे यूरोप में इस तरह से फैले कि लोगों के जो आदर्श मार्क्स बन गए और मार्क्स की विचारधारा को लोग फॉलो करने लगे
और इसी को जो जन्म देने वाले हैं, जो हीगल का वहां पर द्वंद्ववाद है और क्यूबेक का भौतिक द्वंद्ववाद, यूरोप में क्रांति लाने के लिए इनके जो विचार थे और इस विचार के माध्यम से यानी कि संघर्ष और जो क्रांति का बात को यानी क्रांति और संघर्ष के द्वारा, द्वंद्व के द्वारा यानी कि जो धनी वर्ग को खत्म करके एक नई व्यवस्था लाई जा सके, ऐसे विचार। इसी के कारण यूरोप में लोगों के अंदर पुनर्जागरण हुआ, क्योंकि जब कोई चीज दबाई जाती है, बार बार दबाई जाती है, तो वो चीज उभरने का प्रयास करती है, क्योंकि वो बहुत समय तक दबी। तो लोगों के अंदर ये भावना पनप रही थी, लेकिन वो उजागर नहीं हुई। और एक क्रांति के जरिए और वो भावना जो अंदर अंदर लोगों के अंदर संघर्ष की भावना जो पनप रही थी, उसका ही फूटना यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूसी क्रांति का जन्म देता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो विचारधारा थी इनकी, उनको लोगों ने पसंद किया और इनके फॉलोवर बने। यहाँ पर आगे चलते हैं। जो समाजवादी परिवर्तन में एक समाज में परिवर्तन लाना और ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है, एक हिस्टोरिकल भौतिकवाद और ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। क्या ये जो वर्ग है, इनके अंदर एक संघर्ष पैदा होना चाहिए और क्रांति से एक साम्यवाद की बात करते हैं। जब क्रांति आएगी तो इनके अंदर साम्यवाद आएगा, यानी कि जो असमानता खत्म होगी और ये एक वर्ग लेवल में आ जाएंगे, यानी कि असमानता जो बढ़ गई थी पूंजी की, उसको कम करने की बात करते हैं। आगे तो चलते हैं संघर्ष यानी कि क्रांति। और जो ये क्रांति होगी वो कैसी होगी, यानी कि मात्रात्मक होगी। यानी कि मात्रात्मक का मतलब है ये बढ़ती जाएगी मात्रा में और मल्टीपल में बढ़ती जाएगी और ये ऐसा एक रूप धारण कर लेगी, क्योंकि जो सत्ता है उसको या वो राजतंत्र है या कोई धनी तंत्र है, वर्ग है, यानी कि जिसका एकाधिकार है पूरी पूंजी पर, उसको खत्म कर देगा। ऐसी व्यवस्था की बात कर तो यहाँ पर होगी और एक नई व्यवस्था आएगी और फिर वो नई व्यवस्था के अंदर भी संघर्ष होगा और संघर्ष के द्वारा कई संघर्ष यानी कि चरणबद्ध तरीके से फिर एक नई व्यवस्था आएगी और उस व्यवस्था के कारण यानी कि ये समानता असमानता खत्म होगी और समानता आएगी। यानी कि इसका मतलब है समाजवाद पूंजीवादी का विरोध करता है। इसका मतलब है वो ये चाहता है कि ये जो पूंजी है उसमें सभी को यानी कि हिस्सा मिलना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उनको भी उसमें लाभ में मुनाफा मिले। आगे जो ये जो है व्लादिमीर लेनिन है, यहाँ पर इनका जो प्रभाव है वो समाजवादी विचारधारा से और जो पूंजीवादी विचारधारा, उन दोनों का मिश्रण है यहाँ पर। और व्लादिमीर पुतिन जो है रूसी क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। जो रूस में, क्योंकि रूस में बदहाल स्थिति हो गई थी और उस समय जार का शासन था, जो रोमन साम्राज्य है उसका शासन था। तो वहां पर और उनकी जो पत्नी थी यानी कि जो जैरीना थे, जो उनका और एक धार्मिक गुरु थे जिनका नाम था रोस्टन और एक धर्माधिकारी, उनका प्रभाव था। तो वहां पर जार की बहुत ज्यादा नहीं चलती थी, तो वहां पर जो ज्यादा था उनकी पत्नी और उनका नियंत्रण था और जो पब्लिक पर ध्यान नहीं देते थे। तो यहाँ पर रूसी क्रांति का जन्म हुआ। यहाँ पर जो फ्रांसी की जो क्रांति का भी जो जन्म हुआ है, तो ये फ्रांस में जो क्रांति है वो लुई 14वें मैं ही राज्य हूँ, यानी कि निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन के खिलाफ जनता में भावना हो। और उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात करते हैं और एक संघर्ष को जन्म दिया। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। आगे बताते हैं यहाँ पर
अब देखिए जो इसके बाद रूसी क्रांति आई और रूसी क्रांति से जो जाट की सत्ता थी उसको खत्म कर दिया गया और इसके बाद जो 1922 में एक यूएसएसआर की स्थापना की। यूएसएसआर का मतलब है बच्चों यूनियन सोवियत, ठीक है, वो समाजवादी यानी कि रिपब्लिक। तो यहाँ पर यूनियन एक पार्टी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि एक विचारधारा पनपी और इन्होंने इस विचारधारा को जो मोड़ दिया एक सिंगल पार्टी के रूप में मोड़ दे दिया। किस रूप में मोड़ दिया? एक सिंगल पार्टी के रूप में मोड़ दिया। यहाँ पे जो सिंगल पार्टी बनाई और इस तरह की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक दल का गठन किया और इस तरह की पार्टी आप चाइना में भी आप देखते हैं जिसे हम माओवादी कहते हैं यानी माओवादी। और ये फार्मर्स जो लोग हैं उनके द्वारा इस क्रांति का जन्म दिया गया। तो कोई भी क्रांति का जन्म होता है किसी वर्ग विशेष को लेकर के संघर्ष किया जाता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर जो है आगे चलते हैं, इसका अगली वीडियो में हम बताएंगे क्रांतियों के बारे में, तो वो वीडियो देखें। तो यहाँ पर मैं एक ठीक है जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो आगे चलते हैं साम्यवाद। तो यहाँ पर जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का मिश्रित क्या है? साम्यवाद है, यानी कि दोनों को लेकर के चलता है। इसका मतलब है यानी कि मिश्रण है, यानी कि मिक्स है। तो यहाँ पर जैसे औद्योगिक क्रांति यानी कि इंग्लैंड में हुई और वहां पर श्रमिक वर्ग यानी कि उसके द्वारा एक जो उसका शोषण बढ़ा तो उससे एक जन्म हुआ एक समाजवादी विचारधारा का। और इसको वहां के जो दार्शनिक लोग थे या जो विचारक लोग थे उन्होंने इसको जन्म दिया। कार्ल मार्क्स इसमें आते हैं और उन्होंने बाद में एक साम्यवादी सरकार की यानी कि एक वैसी व्यवस्था की घोषणा की। आगे चलते हैं मानवता में विकास, आध्यात्मिक नैतिक और मूल्यों का समर्थक थे, यानी कि मानवता में विकास विश्वास करते थे और आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का समर्थन करते थे, यानी कि विलासिता का विरोध करते थे क्योंकि विलासिता सिर्फ खुद अपने लिए जीता है और आध्यात्मिक पुरुष दूसरों के लिए जीता है। और नैतिकता होनी चाहिए के समर्थक थे। वर्ग संघर्ष से कोताही की है इसमें साम्यवाद से कि एक वर्ग संघर्ष कोताही ना होकर के इन दोनों व्यवस्थाओं को लाया जाए जिससे कि दोनों का भला हो सके, एक ऐसी व्यवस्था ला साम्यवाद कहता है। आर्थिक और राजनीतिक आजादी के हिमायती थे कि लोगों को इकोनॉमिक आजादी मिले या और राजनीतिक यानी कि शासन में सबकी भागीदारी हो, ना कि निरंकुश और स्वेच्छा यानी कि सभी लोग चुनाव लड़ सके और उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और आर्थिक में यानी कि सभी लोगों को उसमें हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस चीज के हिमायती थे। उत्पादन और वितरण का पर जनतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि उसका उत्पादन में जनता की भागीदारी और उनका जो वितरण है वो भी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे कि समाज के हर तबके तक पहुंच सके। उत्पादन का लक्ष्य समाजीकरण होना चाहिए, यानी कि समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि मुनाफे के लिए, ऐसा साम्यवाद कहते हैं। संपत्ति के असीमित संग्रह के विरुद्ध में थे और शेष मानव जीवन का लक्ष्य उनका उद्देश्य था। सभी वर्गों के सहयोग से विकास हो, यानी कि सभी वर्ग का मतलब है जो पूंजीपति वर्ग है और मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है और जो मीडियम वर्ग है, इंजीनियर, क्लर्क, डॉक्टर, यानी कि सभी के सहयोग से विकास हो सके, ऐसा एक शासन होना चाहिए। उद्योग और बैंकों का निजीकरण की बात करते हैं, ठीक है। हमारे देश में भी बैंकों का निजीकरण हुआ था 1949 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कृषि भूमि जोतने वाले का अधिकार,
यानी कि किसी पर लैंड पर जो मालिक है यानी कि जो जोत रहा है उसका राइट होना चाहिए, ना कि उसका राइट नहीं होना चाहिए जो यानी कि उससे मुनाफा ले रहा है। तो उसको जो उसमें मेहनत कर रहा है तो उसको भी फायदा मिलना चाहिए। समता मूलक वर्गहीन समाज की स्थापना करता है। समता मूलक समाज का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर के यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, यानी कि इसमें समानता आनी चाहिए। एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जो समता यानी कि समानता है, राजनीतिक, ठीक है, आर्थिक और पॉलिटिकल, ठीक है, और इकोनॉमी का। लेनिन को रूस का लेनिन ने एक दल बनाया रूस में जिसे हम बोल्शेविक दल के नाम से कहते हैं, और एक बोल्शेविक की लड़ाई लड़ी। यहाँ पे जो प्यारे बच्चों जो बोल्शेविक जो दल है ये किसका दल था, यानी कि जो मजदूर और किसान, ज्यादातर इसमें किसान वर्ग था क्योंकि रूस में मजदूर वर्ग कम था, कृषक वर्ग बहुत ज्यादा था क्योंकि वहां पर औद्योगिक नहीं थे और वहां पर जब फैक्ट्रियां ही नहीं है तो वहां पर मजदूर वर्ग बहुत कम था। लेकिन जो भी लेबर का काम करते थे वो भूमि में ही यानी कि कृषक वर्ग ही था। तो उनकी दिशा बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि वहां पर कोई विकास नहीं हो रहा था। तो इसलिए वहां की जो आर्थिक स्थिति थी राज्य की वो बहुत हीन दिशा थी, और जार के कारण ये हीन दशा और भी बढ़ गई थी क्योंकि उस समय कई युद्ध हुए थे। जापान ने रूस पर 1905 में आक्रमण कर दिया था, तो उससे भी वहां की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ध्वस्त हुई थी, और भी कई युद्ध हुए हैं। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे क्या 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 कारण है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर 1917 में, ठीक है, और 24 के बीच जो है ये लड़ाई लड़ी, और इसके बाद 22 में एक सोवियत संघ की स्थापना हुई, और यहाँ पर जो सोवियत संघ की जो यूएसएसआर की स्थापना हुई, और इसके जो हेड जो बनाए गए थे, हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कौन रहे, लेनिन ही रहे। और यहाँ पर जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, एक पार्टी बनाई इन्होंने, यानी कि इसका मतलब है जो लोग यानी कि जो ये लेनिन है और ये जो लड़ रहे थे समाज और इनके लिए, वो एक किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एक पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक सत्ता का सुख पाने में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जार के निरंकुश जो शासन था इससे पहले, उसको खत्म करके ये आपका एक सोवियत संघ की स्थापना हुई। यहाँ पर रूसी सोवियत संघात्मक, ठीक है, एक सिस्टम लाएगा जिसे हम कहते हैं समाजवादी गणराज्य के बाद। आगे जो रूसी क्रांति का जो जन्म है जो हुआ था, वो जनता जो मजदूर वर्ग था, जो कृषक वर्ग था, उस विचारधारा ने यानी कि जार की सत्ता को पलट दिया। तो आगे यहाँ पर बताएंगे कि दो विचारधाराएं थी। एक तो यहाँ पर इनकी विचारधारा जो मजदूर और इनके हितैषी के रूप में काम करते थे, और एक जो दूसरी जो मैनरिक जो पार्टी थी वो जो मार्क्सवादी विचारधारा से थी, लेकिन वो इतनी मेजोरिटी में नहीं थी जितनी यानी कि मेजोरिटी में यानी बोल्शेविक पार्टी का बहुमत ज्यादा था। आगे आते हैं जो स्टालिन है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ये दोनों ही मिश्रित यानी कि इनकी विचारधारा से दोनों से प्रेरित थे। और यहाँ पर जो प्रेरित थे तो इन्होंने सर्वहारा वर्ग की स्थापना की। एक सर्वहारा वर्ग यानी कि सर्वहारा वर्ग का मतलब है सभी वर्ग का विकास की बात करते हैं, लेकिन ये किसमें तब्दील हो जाता है बाद में, समाजवाद के तहत वर्ग स्वरूप होना चाहिए तीव्रता से, और एक व्यक्तित्व का अधिनायकवाद। फिर ये इसमें यहाँ पर विचार को लेके चले, और इन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ावा बहुत ज्यादा हो गया, और वहां पर एक पुलिस राज्य इस तरह से बन गया। तो ये बहुत तीव्र गति से हुए,
और ये जो सिस्टम जो इन्होंने विचारधारा को लेकर चले सर्वहारा वर्ग की, वो फिर बाद में तब्दील हो गया सत्ता के लिए, क्योंकि इन्होंने एक अपनी स्टालिनवाद पार्टी बना ली थी, यानी कि रूसी कम्युनिस्ट जो स्टालिनवाद एक पार्टी बना ली थी, यानी कि एक सत्ता का सुख में तब्दील हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, आगे वीडियो में जो आगे क्लास हम आपको देंगे तो वहां पर क्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी क्लास के साथ।